अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या इसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होते रहते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो इसके लिए जीके जीएस आप लोग पढ़ते हैं और जब आपका जीके जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है, तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपकी जो तैयारी है ना, इसकी जांच होती है कि कहाँ तक आपकी तैयारी पहुंच चुकी है, कहाँ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को दूर करने का मौका भी मिलता है। तो ये टेस्ट आप लोग भी दीजिए और अभी तक 11 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये 12वां टेस्ट है और इसका स्कोर आप लोग जरूर बताया करिएगा। पहला क्वेश्चन से आपके सामने कि कलहन की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई। कलहन की राजतरंगी तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं? तो आपको बता दूं, कलहन की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई। यह संस्कृत में लिखी गई एक ऐतिहासिक काव्य है। कलहन एक कश्मीरी इतिहासकार थे। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं के बारे में प्रशासन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जानकारी दी गई है। यह कश्मीर के इतिहास का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा देंगे, 12वीं शताब्दी। क्या? 12वीं शताब्दी। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है आपका। वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? इसमें आप देखेंगे कि मौर्य काल हो गया आपका, गुप्त काल हो गया, कुषाण काल हो गया। इनमें से कोई नहीं। कौन होगा आपका इसमें? तो आप देखिए, गुप्त काल को आप लोग वल्लवी काल कहते हैं। वल्लवी काल 475 से 776 तक के समय को कहते हैं, भी याद रखिएगा। और यह एक मध्य युगीन साम्राज्य है। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के सेनापति भट्टारक ने की थी। और देखिए, गुप्त साम्राज्य को भी आप लोग क्या कहते हैं? वल्लवी काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वैदिक काल में किस यज्ञ में सामग्री में सुरा का उपयोग होता था? क्या सुरा का प्रयोग किया जाता था? राजसुर, अग्निस्तोम, या फिर आप देखिए वाजपेयी, या फिर आप देखते हैं सोत्रामणि। क्या इसमें आप देखेंगे? सोत्रामणि। इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वैदिक काल में सोत्रामणि यज्ञ में सुरा का इस्तेमाल किया जाता था। सुरा पानी या फलों के रस से बना पेय था। इसमें इसे सोमरस भी कहा जाता था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? क्या? तो ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? सरस्वती, गंगा, फरुष्णी, वितस्ता। ऋग्वेद के मुताबिक 10 राजाओं की लड़ाई दशराज युद्ध फरुष्णी नदी के किनारे लड़ी गई थी। यह युद्ध भारत और 10 प्रमुख राजाओं के बीच लड़ी गई थी और इस युद्ध में भारत के राजा सुदास की जीत हुई थी। तो इसमें आप लोग फरुष्णी लगा देंगे। क्या? सी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल ठीक है इसमें। अगला है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? जहांगीर ने, बताइए। वसावन को, बिशनदास को, मनोहर को, दशरथ को? तो मुगल सम्राट जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए बिशनदास को भेजा था। बिशनदास 17वीं सदी के मुगल चित्रकार थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? पल्लव साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? ये आप देखिए, वेदों के प्रमुख टीकाकार सारणाचार्य विजयनगर साम्राज्य से जुड़े थे। वे 14वीं शताब्दी की संस्कृत में मीमांसा विद्वान थे वो। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? बी ऑप्शन, विजयनगर साम्राज्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कोरंगनाथ, बेदेश्वर, इरावतेश्वर, कैलाशनाथ मंदिर? तो आप देखिए, इरावतेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? बताइए, भविष्य के बौद्ध की बात हो रही है। अमिताभ, कृकुचंद, कनक मुनि, मैत्रेय? क्या हो जाएगा? मैत्रेय हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है इसमें।
संथारा पिथा, संथारा पिथा किस धर्म से संबंधित है? संथारा पिथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन। तो संथारा प्रथा जैन धर्म से जुड़ी है, इसे संलेखना भी कहा जाता है। यह जैन धर्म की एक पवित्र प्रथा है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को समाधि मरण, पंडित मरण या संथारा भी कहा जाता है। तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे? जैन धर्म से जुड़ी हुई है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाते हैं आप लोग? 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर? बताइए क्या लगा है? 7 दिसंबर लगा दिए क्या? 7 दिसंबर को मनाया जाता है ना। सशक्त सेना झंडा दिवस या झंडा दिवस भारतीय सशक्त बलों के कर्मियों के कल्याण हेतु भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक दिन है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रति दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 17 दिसंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर? तो राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास प्रेसिडेंसी में इरोड में हुआ था। तो इसमें क्या लगा दोगे? 22 दिसंबर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो इसमें तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 330। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? कानून द्वारा संसद, या राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र सरकार की अधिसूचना से, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से? तो कानून द्वारा संसद बदल सकता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या को संसद बदल सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या को बढ़ाने घटाने का अधिकार देती है। और देखिए संसद की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से बनकर मिलकर बनी ना संसद आपकी। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? चलिए 63वां, 69वां, या फिर आप देखिए 76वां, 74वां? क्या लगा दोगे इसमें? 69वां हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी बनाने के लिए भारत के संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 को पारित किया गया था। इस संशोधन के जरिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कर दिया गया। तो इसमें आप बी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितने जनसंख्या से ऊपर वाले राज्य में है? बताइए, 15, 20, 30 या 25? तो आप सभी जानते हैं कि कितना? 20 लाख। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद देखने को मिलता है ना। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन उसके राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति? इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है ना राज्यपाल, और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और राज्यपाल जब चाहे, जब तक प्रसाद मिलता रहे राष्ट्रपति का, तब तक पद पर बना रहते हैं, और राष्ट्रपति से हटा देते हैं जब चाहे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो आप सभी जानते हैं पहली अनुसूची को। क्या? पहली अनुसूची को। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? और देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा राज्य के सभा के संयुक्त सत्र में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, तो केवल राज्यसभा में। क्या? राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर हम लोग वर्तमान में बात करें ना, तो इसमें आप देखते हैं कि 245 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य नामित होते हैं। बाकी को आप देखते हैं क्या होता है, क्या राज्यपालों के
आपके विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ये भी याद रखें। लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। और लोकसभा सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल रखी गई है। ठीक है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंदर में आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, गृह मंत्रालय के। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा दोगे। अगला है हमारे सामने कि संविधान के अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 1 2 3 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति के अध्यादेश, चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो आप सभी जानते हैं क्या राष्ट्रपति के अध्यादेश? जब आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई ना चल रही हो संसद की, उस समय अगर कानून की जरूरत है तो राष्ट्रपति लाते हैं ना अध्यादेश, तो उसी की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? अब बात आती है कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। ये आपको मालूम अगर चल जाए ना तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कौन सी नहीं है। चलते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। अभी कितनी 22 भाषाएं आपको देखने को मिलती है ना 8वीं अनुसूची में। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी देखने को मिलेगा। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान आप देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो भैया इसमें क्या हो जाएगी? फारसी हो जाएगी। संस्कृत है, नेपाली है, कश्मीरी है, लेकिन फारसी नहीं है। तो आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली, स्पेन? तो ये तो आप सभी जानते हैं कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? बताइए, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, असम? गोवा में लागू हुई थी ये। कहाँ? गोवा में। चलिए इसमें आप लोगों ने क्या गोवा लगा दिया होगा। और गोवा की बात करें तो पणजी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखेंगे किस किस से लगती है? महाराष्ट्र लगती है और कर्नाटक से लगती है। ऐसे आप देखते हैं कि 19 दिसंबर 1961 में आप देखते हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 30 मई 1987 में से राज्य का दर्जा मिला था। और विधानसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ कितनी सीटें हैं? 40 है। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गोवा। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? अधिकतम प्रत्याशी की बात हो रही। 16, 32, 38, 64। तो आपने देखा होगा 64 हो सकते हैं इसमें। कितने? 64। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही। डी ऑप्शन इसमें राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है इनमें से? एक 111 होगा इसमें। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।